गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको आज नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है धूल। धूल को लिखने वाले लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में हुई थी और उस शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहाँ ये अंग्रेजी से एमए किए और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हो गए। उसी समय उन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित कर ली। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं, फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना माने क्रिटिकल लिखने लगे, आलोचनात्मक कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त माने उनका क्या है, कोई भी चीज़ की आलोचना करते हैं, माने कहने का मतलब कि अच्छाई बुराई दोनों ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ लिखते हैं उसकी अच्छाई बुराई दोनों ढूंढते हैं। इसलिए जो है ना अपने उसके बाद से साहित्यिक जीवन का आरंभ इनका 1964 से होता है, जब यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए थे। इसी वर्ष में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वही जो आपने पहली कविता जो पढ़ा था क्लास 8 में, ध्वनि अभी न होगा मेरा अंत, वही उनके संपर्क। इसी वर्ष उन्होंने अपना पहला जो है ना निराला जी की कविता को लेके अच्छाई और उसका माने अच्छा पक्ष बुरा पक्ष किया। उसके बाद उनकी पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। उसके बाद निरंतर लिखते रहे। आचार्य राम शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं, सबसे बड़े आलोचक हैं। उनकी आलोचना जो है साहित्य नहीं बल्कि समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास माने सबको लेके क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छाई बुराई दोनों का क्रिटिसाइज करते हैं, जो समाज से भी होता है, इतिहास से भी होता है, लेखन में होता है। उनकी मूल्यांकन की कसौटी ये होती है कि अपने कितना न्याय किया है अपने साथ लेखक ने। इनका मृत्यु 2000 में हो गई थी। ये चैप्टर धूल का मतलब समझते हैं, धूल डस्ट, उसके ऊपर है। हिंदी कविता की सुंदर पंक्तियों, मैंने हिंदी कविता में किसी कवि ने लिखा होगा, एक पंक्ति है सुंदर पंक्ति, जिसके कारण धूरी भरे हीरे कहलाए। धूली भरे हीरे, हीरे किसको कहा? या हीरा का है बच्चों को। उन बच्चों को, धूल में खेलने वाले बच्चों को कवि ने हीरा कहा है। माने जिसके कारण माने वो लोग धूल में खेले, इसीलिए वो हीरे कहलाए। हीरा कितना कीमती चीज होता है, लेकिन यहाँ बच्चों की तुलना, छोटे बच्चों का कंपेयर कवि ने हीरे से कहा है, क्योंकि धूल में खेलने वाले बच्चे हीरे जैसे होते हैं। अब बोल रहा है कि लेखक हीरा के बारे में बता रहा है। अब हीरा तो धूल भरे बच्चों को हीरा बोल दिया है, लेकिन हीरा के बारे में लेखक बताता है कि हीरे के प्रेमी उसको कैसा समझ, साफ सुथरा, माने कैसा हीरा कैसा, हम हीरा सोच के लगता है चमकदार, साफ सुथरा, खरादा हुआ माने कट किया हुआ, अच्छे से डायमंड का जितना कट किया जाता है उतना चमकता, आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाला, माने आँख देखने पर चौंधी आ जाए उस तरह का। माने जिसको हीरा पसंद होता है, वो लोग तो बच्चों को हीरा नहीं, उस टाइप का हीरा पसंद नहीं करते, धूल भरे हीरा। उनको कैसा हीरा लगता है? अच्छा साफ सुथरा हीरा हो, चमकाया हुआ हीरा हो, आँखों को चकाचौंध देखना। परंतु हीरे से भी कीमती, लेकिन हीरे से भी कीमती जो है क्या है? बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। तो हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे मैंने आँखों के तारे, आँखों का तारा, प्रत्येक माँ बाप का आँखों का तारा कौन होता है? बच्चे होते हैं। तो हीरे से कीमती जिस नैन तारे का जिक्र, मैंने ऊपर की पंक्ति में धूली भरे हीरो किसका कहा गया? बच्चों को कहा गया है। तो लेखक बोल रहे हैं कि हीरे से कीमती जिस नैन तारे, आँखों के तारों का जिक्र मैंने चर्चा किया गया है, वह धूली, मैंने बच्चे, छोटे बच्चे कैसे धूल से भरे हुए अच्छे लगते हैं, धूल में खेलते हुए अच्छे लगते हैं। लेखक फिर बता रहा है, जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हुआ, इस धूल के बिना, मैंने जो गांव में रहा है, गांव में खेला है, धूल में खेला है, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि बच्चे बिना धूल के भी होते हैं, मैंने बिना धूल में खेले भी बच्चे होते हैं। फूल के ऊपर, मैंने फूल के ऊपर भी, रेणु मतलब धूल होता है, फूल के ऊपर धूल पड़ जाता है तो फूल क्या होता है? और सुंदर लगता है। वही धूल जब शिशु माने बच्चा धूल में खेलता है, आप लोग ही देखिए, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, धूल में खेलते हो, कितना मज़ा आता है।
तो जब आपके ऊपर शिशु के मुंह पर माने आपके चेहरे पर धूल पड़ती है, सहज पार्थिवता माने सहज सुंदरता, आपके चेहरे की जो सुंदरता है उसको और सुंदर बना देती है। प्राकृतिक सुंदरता, पार्थिवता मतलब तब पृथ्वी से जुड़ी हुई, माने पृथ्वी का धूल आपको लग गया, आप और सुंदर दिखते। अभिजात वर्ग माने अभी जो है एडवांस समाज जो है वो बहुत प्रसाधन सामग्री, अनेक कॉस्मेटिक्स, अभिजात वर्ग मतलब हो गया अभी का जो है हाई क्लास सोसाइटी, उसने जो है ना बहुत कुलीन होता है, हाई क्लास को बोलते हैं, सबसे ऊंचा वर्ग को बोलते हैं अभिजात वर्ग। उन्हें प्रसाधन सामग्री माने कॉस्मेटिक्स में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार किए। लेकिन माने कॉस्मेटिक्स हर तरह का होता है ना, गोरा बनाओ, ये लगाओ तो ऐसे होता है, वो लगाओ तो ऐसे होता है। लेकिन लेखक बोलता है कि कृष्ण के मुंह पर छाई हुई बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण गोधूली, यहाँ गोधूली किसको कह रहा है? गाय के पैरों से उड़ने वाली धूली। गोधूली मने गाय के पैरों से, शाम को जो गाय चरा के कृष्ण आते थे और उनके पैरों से जो धूल उड़ता था वो कृष्ण के चेहरे पे छा जाता था तो वो सुंदर लगता था। तो बोला चाहे कितना भी प्रसाधन सामग्री लगा लो, लेकिन जो शाम को गाय चराए के बाल कृष्ण लौटते थे और गाय के पैरों से जो धूल उड़ते थे चलने से, वो उनके चेहरे पे जो धूल लग जाता था उससे सुंदर प्रसाधन सामग्री से सुंदर आदमी नहीं लगता है। वो बच्चे जो धूल लगे हुए बच्चे सुंदर लगते हैं, चाहे कितने भी प्रसाधन सामग्री लगा दीजिए उतने सुंदर नहीं लग सकते। इसलिए प्रसाधन सामग्री उसके सामने धूल है, माने बेकार है। हमारी सभ्यता माने हमारा जो है सोसाइटी, हमारा सिविलाइजेशन माने कह रहा है कि हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से माने धूल के पास नहीं जाना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है। आसमान में माने हम लोग क्या हैं, अभी धूल में खेलना पसंद नहीं करते, हम लोग ऊंचाई पे घर चाहिए, हम अपना ऊंचा घर बनाना चाहते, ऊपर में रहना चाहते, कोई धूल से हमारा वास्ता ना हो। तो हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, आसमान में मैंने एकदम ऊंचाई पर अपना घर बनाती है। इसलिए मैंने शहर की स्त्रियों की बात लेखक बोल रहा है, शहर की स्त्रियां शिशु भोलानाथ मैंने अपने बच्चों से कहती है, शिशु भोलानाथ क्या कर रहा है, छोटे बच्चों को, शहर की स्त्रियां अपने बच्चों से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारा मैंने बच्चा धूल में खेलेगा, खेल के आएगा तो लोग जो नकली सलमे सितारे के मैंने जो आर्टिफिशियल चीज़ों के वस्त्र पहने हुए हैं उससे उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसीलिए शहर की स्त्रियां बच्चों को धूल में खेलने से मना करती है। फिर लेखक बता रहा है, जिसने लिखा है, किसी ने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर जो मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकन की। धन्य धन्य मने वे लोग भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली हैं? जो धूल से, कनिया मतलब होता है गोद, धूल से भरे हुए बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं। लेकिन लेखक यहाँ बोल रहा है कि जो भी लिखा है ये चीज़, वो दो लोगों को तो भाग्यशाली बता दिया, जो धन्य है बच्चों को उठाते हैं धूल से भरे हुए, धूल से ऐसे लरिकान को माने धूल से लगाए हुए बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ लेखक ने मैले जो करत गात माने उस धूल से कपड़े, गात मतलब शरीर को, माने बच्चे के धूल से शरीर को मैले कर देते हैं। तो लेखक बता रहा है कि यहाँ तो उन्होंने बोला कि बच्चों को गोद उठा के वो बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं, धूल भरे बच्चों को गोद उठा के, लेकिन अपने शरीर को गंदे कर देते हैं। तब लेखक बता रहा है कि जो भी ये लिखा है वो धूल भरे हीरो माने धूल भरा जो बालक है उसका महत्व कम कर दिया। क्योंकि एक जगह वो लिखता है कि धूली भरे ऐसे बच्चों को गोद उठाने वाले लोग भाग्यशाली हैं, और दूसरी बात ये लिखता है कि मैले करते हैं जो अपने शरीर को। तो ये विरोध है, एक जगह भाग्यशाली बोल रहा है, एक जगह शरीर को गंदा दिखा रहा है। तो इसलिए लेखक बता रहा है, रामविलास शर्मा बता रहे हैं कि इस पंक्ति में लेखक ने लिखा तो ठीक है, उसकी भावनाएं ठीक है, लेकिन विरोधी भावनाएं हो गई है। पहली भावना के द्वारा बोल रहा है कि ऐसे बच्चों को उठाना बहुत अच्छा है जो धूल में खेलते हैं, दूसरी भावना में बता रहा है कि उनके शरीर गंदे करते हैं। तो यही बता रहा है कि धन्य धन्य में
उसने बड़प्पन माने उसने बहुत बड़ा बना दिया, भाग्यशाली बना दिया है, तो विज्ञापित किया है, सूचित किया है। फिर मैले शब्द में, फिर मैला शब्द करके क्या किया है, अपने हीन भावना माने उन बच्चों को गोद में रहने से शरीर गंदे हो जाते हैं। तो एक तरफ तो बड़प्पन दिखाया, दूसरी तरफ हीन भावना कह दिया है, तो दोनों विरोध हो गया है, एक दूसरे के अपोजिट बात कह दिया, अच्छा कहते हुए भी बुरा कह दिया है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर मन, ऐसे लरिकान मन इस प्रकार के बच्चे, कैसे बच्चे, जो मिट्टी में खेलते हैं, उनको उठाने वाले लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन अपना शरीर गंदा करते हैं। तो गंदा करना तो बात नहीं है, भाग्यशाली लोग शरीर गंदा क्यों करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लरिकान करने भेद बुद्धि माने अलग अलग कर दिया है, सब बच्चों को एक समान नहीं माना है। धूल में खेलने वाले बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को, इसीलिए लेखक कह रहा है जो भी ये पंक्ति लिखा है वो हीरो का प्रेमी है, माने वो डायमंड का प्रेमी है। धूल भरे हीरो, धूल भरे बच्चों का प्रेमी नहीं है जिसने पंक्ति है। शिशु शिशु माने बच्चे के संसर्ग में, बच्चे के पास में आने में, मैले जो करत गात माने शरीर मैले हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसा बात माने बोले बच्चे को उठाओ भाग्यशाली हो, लेकिन शरीर गंदा हो रहा है, इस तरह करके द्विअर्थी बात कह रहा है। वही बोला अखाड़े की मिट्टी, अखाड़े की जो मिट्टी होती है वो शरीर पर अगर लग जाती है, कि कोई जो कुश्ती लड़ता है उसके शरीर में पसीना होता है, तो उस मिट्टी में जैसे स्मेल आता है, तो उबकाई माने उल्टी आने लगती है। वही बोल रहा है जो बचपन में धूल में खेला है, जो जिसका बचपन धूल मिट्टी में बीता है, गांव में रहा है, वह बड़े होने के बाद भी अगर अखाड़ा उससे मिल जाए, अखाड़े में, अखाड़ा किसको बोलते हैं, जहाँ कुश्ती लड़ते हैं, तो अखाड़े की मिट्टी में भी वो वंचित नहीं रह सकता, रहता है। अगर रहता है अखाड़े की मिट्टी में, नहीं जाना चाहता है, तो उसका वो दुर्भाग्य है। और बोल रहा है कि ऐसी बात नहीं है, दुर्भाग्य है। अखाड़े की मिट्टी जो होती है वो साधारण मिट्टी नहीं होती है, साधारण धूल नहीं होती है। वो मिट्टी कैसी होती है, अखाड़े की मिट्टी को तेल और मट्ठे में पकाया जाता है, तेल और मट्ठे में पकाकर और भगवान को चढ़ाया जाता है, तब उसमें जो है ना, उसको जो है ना, उस मिट्टी को पहलवान या कुश्ती खेलने वाले की शरीर पे लगाया जाता है। तो वो बोले कि अखाड़े की मिट्टी से सनने से, उसके लगाने से, जो बचपन में अगर खेला है धूल से, तो उससे वंचित, उससे अलग नहीं रह सकता, और रहेगा तो कहे कि इसका बहुत खराब भाग्य है, क्योंकि वो साधारण मिट्टी नहीं होती है, तेल और मट्ठे से सिझाई हुई मिट्टी होती है, जिसको देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में लेखक बोल रहा है इस तरह से सुख, माने ऐसा सुख, अखाड़े की मिट्टी मलने का सुख दुर्लभ है, माने मिलना मुश्किल है। पसीने से तर बदन पर भी मिट्टी ऐसे फिसलती है, जैसे माने पसीने से कुश्ती लड़ता है पहलवान, और उसमें मिट्टी से मालिश होती है, तो मिट्टी ऐसे फिसलता है जैसे लगता है एकदम मिट्टी चिकनी हो जाती है। कुआं खोद के, कुआं की खुदाई करने पर अंदर तक आदमी घुसता है, तो मिट्टी एकदम चिकनी मिलती है, आदमी का शरीर फिसलने लगता है। उसी प्रकार अखाड़े की मिट्टी को मलने से शरीर, मांसपेशियाँ फूल जाती है, मसल्स उसका फूल जाता है, माने वो गठीला लगने लगता है, आराम से हरा हरा, मतलब बहुत मस्त हो जाता है, बहुत तरोताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। अखाड़े में निर्द्वंद, माने बिना किसी द्वंद के विषय लड़ा, माने अपने चारों खाने वो चित भी माने एकदम लेट के ऐसे हो जाता है, पूरा फैल के सो जाता है, तब भी अपने आप को विश्व विजयी, माने अपने आप को विजेता समझने लगता है मिट्टी लगा के। मिट्टी उसके, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा शरीर क्या है, मिट्टी का ही बना है, इसलिए अखाड़े का मनुष्य का भी मिट्टी बोल रहे हैं लेखक की, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी मिट्टी का बना। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता, माने शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में कोई सार नहीं है, माने कोई कुछ नहीं कह पाता है, बहुत मतलब असार रहित, माने शरीर और मिट्टी को लेकर कोई भी सारांश ऐसा, बहुत कुछ शरीर और मिट्टी को मिला के कहा जा सकता है, परंतु ध्यान देने की बात है, जितने सार तत्व ने पंच तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों को बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, सबीर। तो जितने ही 5 तत्व हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, पांचों तत्व जो है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, माने पृथ्वी, मिट्टी, जल, पानी, हवा
आग, ये सब जो अनिवार्य है माने ज़रूरी है, वो कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। जिन फूलों को माने जो फूल को हम अपना प्रिय वस्तु का कंपेयर करते हैं, प्रिय वस्तुओं से तुलना करते हैं फूल से, वो सब क्या है? वो भी मिट्टी में ही उपजा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श माने फूलों में सुंदरता, रस मतलब आनंद, गंध माने स्मेल, छूने में अच्छा लगता है, ये कौन संभव करता है? मिट्टी से ही संभव होता है। बोल रहा है लेखक कि मानते हैं मिट्टी और धूल में अंतर है, मैंने मिट्टी अलग होता है, धूल अलग, लेकिन कितना अंतर है? जितना शब्द माने शब्द में अगर रस नहीं हो, शब्द में कोई बात हम कहते हैं उसमें अगर आनंद नहीं हो तो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। अगर शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। चांद में चांदनी नहीं हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार जितना शरीर और प्राण का संबंध है, शब्द और रस का संबंध है, चांद और चांदनी का संबंध है, उतना ही मिट्टी और धूल का संबंध है। मिट्टी की आभावा मतलब चमक, मिट्टी की जो चमक है वो धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान जो है उसके धूल से होती है। मिट्टी कौन सी रंग की है इसकी पहचान जो है उसके धूल से होती है। इसका बेटा आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। आप लोग को आज मैं मौखिक प्रश्न दे दूँगी, आप लोग मौखिक प्रश्न कॉपी में लिख लीजिएगा, और इस चैप्टर का मैं PDF भी दे दूँगी, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़रूरत हो तो आप लोग पूछिएगा।